मेरे मन में शुरू से ही क्लियर था, स्पष्ट था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। शुरुआत के 3 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गया, लेकिन मुखर्जी नगर का मेरा सफर सबसे कठिनाइयों भरा रहा। जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, आपके अंदर भरोसा होता है, आपके अंदर जज्बा होता है, आपके अंदर जद्दोजहद होती है, आपके अंदर सब सपने होते हैं, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो यूपीएससी के जर्नी में मैंने बच्चों के साथ देखा या मैंने पाया कि जो एक बहुत बड़ा अभाव है, छात्र समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्जाम देने की जल्दबाजी छात्रों में सबसे ज्यादा होती है। हिंदी माध्यम के सभी छात्रों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वर्ष 2016 मेरे लिए बहुत खास रहा, क्योंकि जिन सपनों को लेकर आप लगातार रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं, जिन सपनों को लगातार आप जी रहे होते हैं, जिन संकल्पों को लेकर आप एक कठोर परिश्रम कर रहे होते हैं, 2016 में मैं उनके काफ़ी करीब पहुंच गया। वर्ष 2016 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया, यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, लेकिन कई बार परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आता। कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और कई बार किस्मत आपको उससे बढ़ा देती है। लेकिन इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी समस्याओं से गुजरा। कई बार आर्थिक तंगी के कारण से पुस्तकें भी नहीं खरीद पाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई रातें बिना भोजन के भी निकली, और कई बार ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसी परिस्थितियां आई जब ऐसा लगता था कि शायद इस तैयारी को हम कर ही नहीं पाएंगे। बीच में क्विट करने के कई विचार आए। लेकिन इस पूरे सफ़र में मैंने ये महसूस किया कि मेरे जैसे लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी का सपना संजोए हुए हैं, पीसीएस का सपना संजोए हुए हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ इन्हीं प्रकार की बाधाओं को लगातार फेस कर रहे हैं। और इस सफ़र में छात्र जीवन की वास्तविक समस्या लगातार महसूस की मैंने, और तब मैंने ये प्रण लिया कि शायद ये एक बहुत बड़ा मौका है कि मेरे जैसे जो लाखों छात्र हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। और यहीं से मेरा सफ़र एक आईएएस एस्पिरेंट से एक यूपीएससी मेंटर में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रकाश आज़ाद है। आप सभी मुझे आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन का अपना एक संघर्ष होता है और हम सभी को अपने जीवन का संघर्ष करना ही पड़ता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें ये लगता है कि शायद जो हम चाहते हैं उसके नज़दीक पहुंच करके भी उसे नहीं पा पाते हैं। लेकिन जब आपका हौसला काफ़ी मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के एक बहुत छोटे से गांव बबेरू में हुआ। वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा भी हुई। हमारे पिता आयुर्वेदिक वैद्य थे और उनकी आय बहुत कम थी, ताकि परिवार में जो परिस्थितियां थी उन पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर के वो अपना भरण पोषण कर पाते। हमारी माताजी भी लगातार एक गृहिणी के तौर पे थी और लगातार उनका एक जद्दोजहद ये भी था कि वो हमारा किसी तरीके से भरण पोषण कर पाएँ और हमें आगे पढ़ा पाएँ। हमारे पिता का मूल उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हमारी शिक्षाएं पूरी हो जाएं और हम आगे कुछ कर जाएं। हम 4 भाई बहन और माता पिता परिवार में थे। मेरे मन में हमेशा एक ही जद्दोजहद थी कि कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ बड़ा परिवर्तन हो, कुछ बड़ा बदलाव हो, और उसका एक ही माध्यम मुझे लगा, वो है शिक्षा। और शिक्षा को लेकर के मैंने लगातार खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया। कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि फीस नहीं भर पाने के कारण से स्कूल से भी बाहर निकाला गया। लेकिन जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, आपके अंदर भरोसा होता है, आपके अंदर जज्बा होता है, आपके अंदर जद्दोजहद होती है, आपके अंदर सब सपने होते हैं, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे मन में शुरू से ही क्लियर था, स्पष्ट था कि मुझे आईआईटी करना है और आईआईटी के बाद यूपीएससी की तैयारी करना है और जीवन में एक प्रशासनिक जीवन के तौर पे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। जिन कठिनाइयों में, जिन परिस्थितियों में मैं गुजरा हूँ, यदि मेरे से हो पाएगा तो मैं एक प्रशासक के तौर पे इन समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा। और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ता गया। मेरे पास कोचिंग के कोई पैसे नहीं थे। परिवार के जितने भी सदस्य थे वो यही चाहते थे कि कुछ मैं बेहतर कर पाऊंगा, सबकी आस भी मैं था। लगातार सबके दिमाग में एक ही विषय चल रहा था कि शायद ये जीवन को बदलेगा, ये जीवन को परिवर्तित करेगा। मेरे बड़े भाई इंडियन आर्मी में थे। मेरे छोटे भाई, जो मैं सबसे परिवार में सबसे छोटा था, और जो मेरे बीच के भाई थे वो भी लगातार इसी प्रयास में थे कि कहीं ना कहीं पे कुछ बेहतर हो जाए।
और उस जद्दोजहद में मैं लगातार मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा। आईआईटी के 2 अटेम्प्ट भी दिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि मैं सफल नहीं हो पाया। इसके बाद यूपीएससी ही मेरा प्राथमिक लक्ष्य बन गया और यूपीएससी के इस लक्ष्य में, इस सफ़र में जब मैं निकला तो शुरुआती दौरान पे ना तो मेरे पास कोचिंग के पैसे थे, ना तो उस समय कोई माध्यम था। जैसे आज वर्तमान में यूट्यूब एक बड़ा माध्यम है जिस माध्यम से आप लोग तैयारी कर पा रहे हैं। शुरुआत के 3 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की, लेकिन मन में एक उपापोह था, एक जद्दोजहद थी, एक भरोसा नहीं हो रहा था, एक विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद बिना कोचिंग के क्या मैं सफल हो जाऊंगा। और शायद ऐसी उपापोह हर यूपीएससी के एस्पिरेंट में होती है। उसके मन में जद्दोजहद चलती रहती है कि शायद कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है, क्या कोचिंग करना जरूरी है। और इसी जद्दोजहद, इसी उपापोह में मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच गया। लेकिन मुखर्जी नगर का मेरा सफ़र सबसे कठिनाइयों भरा रहा, क्योंकि निश्चित तौर पे जब आप निम्न आय वर्ग से आते हैं, परिवार में बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही होती हैं, ऐसे में बहुत बड़े खर्चे आप नहीं उठा सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर पे पहुंच करके मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। वहाँ पर कोचिंग्स में एडमिशन लेना बहुत कठिन था, क्योंकि लाखों रुपए की फीस थी, लेकिन एक सही मार्गदर्शन वहाँ पर मिल सकता था। और उस सही मार्गदर्शन के अंतर्गत मैंने तैयारी प्रारंभ की। 2014 में यूपीएससी से सीसेट को लेकर एक आंदोलन भी चालू हुआ था और एक बहुत भ्रम की स्थिति बच्चों में बन गई थी कि शायद सीसेट एक कारण है जो कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट का एक बाधक है। और यूपीएससी ने इसको ध्यान में रखते हुए 2015 में सीसेट को क्वालिफाइंग नेचर का भी बनाया। और 2016 में मैंने अपने यूपीएससी का पहला प्रयास दिया, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाया। लेकिन ये जो 2-3 साल का सफ़र मुखर्जी नगर में था, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे छात्र देखे जो कर्ज लेकर के भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ऐसे परिवार देखे जिनके घरों में कुछ भी नहीं है, परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं, बदतर हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भी वो लगातार अपने सपनों को आगे बढ़ा रहे थे। वर्ष 2016 खास होने के साथ साथ निराशा भरा भी रहा, क्योंकि जब आप एक सपने को लेकर चल रहे होते हैं और जो अचानक टूटता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। लेकिन जो लगातार एक समस्या मैं छात्रों के बीच में रहकर देख रहा था और उन्हीं परिस्थितियों से मैं स्वयं गुजर रहा था, तो मैं अपने आप को बहुत कनेक्ट कर पा रहा था ऐसे सभी छात्रों से जिनके लिए मैं कुछ कर सकता था। ये मेरे लिए एक मौका और अवसर भी था, क्योंकि उस समय बहुत सारे साधन नहीं थे जो वर्तमान में हैं। आज आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से आप कोई भी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। और उसी प्रयास के अंतर्गत मेरे मन में एक जद्दोजहद की स्थिति थी। एक तो घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी, और दूसरा कुछ करने का जज्बा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा था कि क्या यूपीएससी का अगला अटेम्प्ट मैं दूं, और शायद यूपीएससी का अगला अटेम्प्ट मैं देता तो संभवतः मैं सफल भी हो जाता। लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने मुझे बहुत स्पष्ट कर दिया, और उस स्पष्टता में ही मेरी यूपीएससी के मेंटरशिप की जर्नी प्रारंभ होती है। और 2016 में ही आज़ाद आईएएस एकेडमी मंच का सृजन होता है। और इस मंच के माध्यम से मैंने ये सोचा था, जो मैंने अनुभव किया कि जो यूपीएससी को लेकर, कंटेंट को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, गाइडेंस को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों के बीच में जो सही मार्गदर्शन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की दिशा में मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। और उसी डायरेक्शन में मैंने बहुत सारे कार्य करने प्रारंभ किए। जो यूपीएससी के जर्नी में मैंने बच्चों के साथ देखा या मैंने पाया कि जो एक बहुत बड़ा अभाव है वो ये है कि सिलेबस की सही समझ नहीं है। छात्र समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। साथ ही साथ अपने कभी पाठ्यक्रम को पूरा ही नहीं करता है। पूरे सिलेबस को समझने के साथ साथ जब तक हम पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते, उससे पहले ये मन में विचार उठने लग जाते हैं कि कोई ना कोई एग्ज़ाम हम दे दें। एग्ज़ाम देने की जल्दबाजी छात्रों में सबसे ज़्यादा होती है, और उसके चक्कर में आधे अधूरे पाठ्यक्रम को करके एग्ज़ाम जल्दी देने के उसमें उनकी असफलता उनके हाथ में लगती है। और ये लगातार मैं देख रहा था, बहुत सारे छात्र जो मेरे साथ असफल हो रहे थे, उनमें से एक बड़ा कारण यही था कि वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा ही नहीं कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला कार्य हमने यही किया कि पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना शुरू किया। दूसरा कार्य, जो छात्र के साथ सबसे बड़ा जद्दोजहद हिंदी माध्यम में बना हुआ है, वो है अभ्यास करने से डर।
वो चाहता ही नहीं कि वो अभ्यास करे। अभ्यास किसका? प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का। वो डरता है, वो लिखना नहीं चाहता, आंसर राइटिंग नहीं करना चाहता, जबकि इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया लिखने से ही होती है। मुख्य परीक्षा का पूरा कंटेंट लिखने से ही पूरा होता है। तो लिखने से डरना उसकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। प्रारंभिक परीक्षा का पूरा पैटर्न मॉक टेस्ट पर है। 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन को हल करना, वो टेस्ट सीरीज ही नहीं देना चाहता है। इस समस्या के लिए भी दूसरा समाधान जो मैंने सोचा कि छात्रों को लिखवाया जाए, बताया जाए। और हिंदी माध्यम के सभी छात्रों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने परीक्षा के अनुरूप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, अपने पाठ्यक्रम को समझेंगे नहीं, उसे लिखेंगे नहीं, उसे आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर का डर नहीं खत्म होगा। आपको यदि डर को खत्म करना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्य, आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जाम देने की जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। जो मन में एक ये विचार बना हुआ है कि एग्जाम जितना जल्दी दे दें, और फिर एक समय के बाद जो घर में अभिभावक होते हैं वो भी दबाव बच्चों में डालने लग जाते हैं। तो मेरा अभिभावकों से भी इतना कहना है कि आप थोड़ा सा समझिए, यूपीएससी की तैयारी छात्र स्वयं कर रहा है, उसे उसकी जटिलता पता है, तो उस पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, उसके ऊपर दबाव मत डालिए कि कोई भी एग्जाम दे दे। एक भ्रम और बना हुआ है अभिभावकों में और छात्रों में भी कि यूपीएससी की तैयारी कर लेने के बाद कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। यूपीएससी की तैयारी का अलग स्तर है, अन्य एग्जामों का अलग स्तर है। यहां तक जितने भी स्टेट पीसीएस है सबका स्तर अलग है, तो सबकी रणनीति भी अलग अलग होगी। तो छात्रों को सबसे पहली जो सलाह मैं देना चाहूंगा कि आप सभी को एग्जाम देने की जल्दबाजी से बचना है। जब तक कि आप अपना पाठ्यक्रम पूरा ना कर लें और जब तक कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा ना हो जाए और आप उसका मल्टीपल टाइम अभ्यास ना कर लें। आप कम से कम 30 से 35 टेस्ट सीरीज लगाइए, कम से कम इतनी टेस्ट सीरीज लगाइए ही लगाइए प्रारंभिक परीक्षा की, और कम से कम 500 प्रश्नों को लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, बार बार लिखिए ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो जाए। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ आज भी समस्या के तौर पे हैं। ना तो सिलेबस कंप्लीट होता और ना तो वो अभ्यास करते हैं। तो इस प्रक्रिया को मैंने पूरा किया। साथ ही अंतिम समय में रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन का अभाव बहुत ज्यादा होता है। सिलेबस इतना बड़ा है यूपीएससी का कि उसमें बच्चे को समझ ही नहीं आता कि कैसे मैं नोट्स बनाऊं, कैसे मैं रिवीजन करूं। तो रिवीजन उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो परीक्षा के अंतिम समय में रिवीजन कैसा किया जाए, इसको लेकर के भी मैंने काम करना प्रारंभ किया। यूपीएससी का पाठ्यक्रम अपने आप में बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। साथ ही यूपीएससी के पाठ्यक्रम में बहुत सारी रोचकता है। हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस पूरे पाठ्यक्रम को व्यवहारिक धरातल पर पढ़ाया जाए, क्यों ना इसको प्रैक्टिकली समझाया जाए बच्चों को। और इसी मुहिम के अंतर्गत मैंने 2018 में भारत दर्शन की एक श्रृंखला चालू की, जिसमें भारत के टूरिज्म के साथ साथ यूपीएससी के पूरे पाठ्यक्रम को मैंने संजोना चालू किया। और 2018 से ये श्रृंखला लगातार निरंतर है, और अभी तक मैं भारत के अधिकांश राज्यों में जाकर के जितना भी संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम है, उस पूरे पाठ्यक्रम को एक एक उसके विषयवार समग्रता से अध्ययन कराना प्रारंभ कर चुका हूं। और अभी तक इसके बहुत सारे अंक आ चुके हैं, और इन अंकों के अंतर्गत मैंने पूरा उत्तराखंड कवर किया है, हिमाचल प्रदेश कवर किया है, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी साइट कवर की हैं, बिहार कवर किया है, यहाँ तक कर्क रेखा में खड़े होकर के पूरा जितना भी आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इससे जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे कवर किए हैं। तो झारखंड कवर किया है, केरल स्टेट कवर किया है, दक्षिण भारत के कई सारे राज्य कवर किए हैं। तो कई सारे विषयों को लेकर के व्यवहारिक धरातल पर प्रैक्टिकल अप्रोच पे पढ़ाने को लेकर के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, और ये कार्यक्रम आज छात्रों के बीच में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और इससे यूपीएससी का सिलेबस आसान होता जा रहा है। इसी के साथ ही इंटायर वीडियो की सीरीज, ये अपने आप में सबसे कारगर सीरीज रही, जिसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बहुत ही ऐसा बनाया जाए जिसमें एक ही सब्जेक्ट को एक ही साथ एक ही दिन में पूरा कंप्लीट किया जाए। अब चूंकि एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन हो, या भारतीय राज्य व्यवस्था हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो, तो मैंने एक ही साथ छात्रों के साथ लगभग 17 घंटे 18 घंटे में एक पूरे के पूरे एपिसोड क्रिएट किए हैं, जिसमें पूरा सब्जेक्ट एक ही दिन में एक ही साथ, और जब तक ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता
तब तक मैं लगातार कंटिन्यूअस इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारे अंक इसके आ चुके हैं, कई सारे सब्जेक्ट इसके कवर हो चुके हैं। तो मेरा प्रयास शुरू से ही बहुत स्पष्ट था, क्लियर था कि एक ऐसा कंटेंट देना है जो छात्रों को परीक्षा के समय उनके काम आ सके। परीक्षा के अंतिम समय में जब उनको रिवीजन की जरूरत हो तो ऐसा कंटेंट उनके साथ रहे। संपूर्ण पाठ्यक्रम जब उन्हें पढ़ना हो तो उसका कंटेंट उनके पास रहे। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना हो तो टेस्ट सीरीज उनके साथ रहे। लिखना सीखे कार्यक्रम के कई सारे अंक आ चुके हैं अभी तक, जिसके माध्यम से मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन उनके साथ रहे। तो जो ये हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ एक बड़ा अभाव था, इस अभाव की पूर्ति में लगातार मैं निरंतर प्रयासरत हूं और मेरा प्रयास यही है कि आप जा करके इस पूरे कार्यक्रमों को अपने जीवन में जोड़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। तो लक्ष्य में पहुंचाने की दिशा में जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको अपने लक्ष्य से जुड़ करके किसी दूसरे लक्ष्यों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार कार्य कर पाएं। यूपीएससी एग्ज़ाम 2023 आपका अब आने ही वाला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में 3 चरण होते हैं और इन तीनों चरणों को जब आप पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं, अंतिम लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें नाम आपका आता है, तभी आप अंतिम रूप से चयनित माने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में ही रह जाते हैं। उनमें से कुछ छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं और उसके बाद अंतिम तौर पे जितनी वैकेंसी होती हैं उतने ही पहुंचते हैं। अब इस पर हम कुछ आधारभूत गलतियां करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अभ्यास नहीं करने की। हम अभ्यास ही नहीं करते, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम कोई भी मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते। हिंदी माध्यम का छात्र इंग्लिश माध्यम के छात्रों से ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन अभ्यास के अभाव में परीक्षा हॉल में वो अपने आप को सहज नहीं पाता है। उसके मस्तिष्क में एक डर सा बैठ जाता है, एक एक प्रश्न को पढ़ना उसके लिए बहुत कठिन सा लगता है। तो ऐसे में हिंदी माध्यम के छात्र जितने भी हैं, मैं उनको सिर्फ इतनी ही सलाह देना चाहता हूं कि जब प्रारंभिक परीक्षा देने जाएं उससे पहले आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले ये आपको तय कर लेना है। दूसरा, आपको अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डर न रहे परीक्षा के प्रश्नों को हल करते समय। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी कुछ मॉडल बुक्स हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे कि इतिहास है तो इतिहास में चूंकि आपको पता है कि इतिहास एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आपकी आती हैं। क्लास 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत आर.एस. शर्मा की आती है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की आती है, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की आती है। सारी ओल्ड एनसीईआरटी हैं। एक भ्रम ये भी रहता है कि हम ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें। आप ओल्ड और न्यू दोनों में आप कंटेंट देखेंगे तो लगभग कुछ अलग नहीं है। न्यू में थोड़ा सा कल्चर का सेक्शन ज़्यादा है। तो प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा बेहतर है, मुख्य परीक्षा के हिसाब से न्यू एनसीईआरटी ज़्यादा बेहतर है। तो आप इतिहास में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सभी जानते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए आप सभी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी एक बुक नितिन सिंघानिया साहब की आई है, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में करंट से बहुत ज़्यादा आता है। यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स का जुड़ाव सामान्य अध्ययन के साथ सबसे ज़्यादा है। तो आपको विषय वस्तु को पढ़ने के साथ साथ उसका करंट अफेयर्स के साथ समसामयिक घटनाक्रम के साथ जुड़ाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक बार उनको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके जरूर पढ़ें। तो कोई भी एक मानक करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ले लीजिए, मंथली मैगजीन जो आती है उसे आप पढ़ सकते हैं। और वार्षिकांक आपके 365 आपके वार्षिकांक भी समय के साथ आते हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों की है, एक तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होना, दूसरा मेंस आंसर राइटिंग का अभ्यास नहीं करना। तो यदि आप मेंस आंसर राइटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी लिखने की गति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको यदि आता सब कुछ है, आप लिखने में ही अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न छूट जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, पहले से ही प्रश्नों को लिखना है, यूपीएससी स्तर के प्रश्नों को लिखना है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको लिखिए, उनको लिखेंगे जितना ज़्यादा डर खत्म होगा। तीसरा, आपको मुख्य परीक्षा के लिए एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मुख्य परीक्षा भी करंट अफेयर्स से जुड़ाव रखता है। तो करंट अफेयर्स और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ें, विषय वस्तु को सब्जेक्टिव पढ़ें और आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन सीखना होगा, आपको पैराग्राफ में और साथ ही पॉइंट वाइज लिखना
लिखना सीखना होगा और बहुत ज़्यादा लिखने से आपको बचना होगा। आपको वही लिखना है जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपका उत्तर प्रश्न की मांग के अनुरूप ही होना चाहिए। इस आधार पे यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा बहुत सहज लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके जाइए। और देखिए, इंटरव्यू कोई आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, सभी आपको ये कहते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो बारीकियां हैं, आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके नॉलेज से ही पता चलती हैं। तो इंटरव्यू जो आपका है, ये आप सभी के अंदर की वास्तविकता, आपके अंदर झांकने का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और यूपीएससी में इंटरव्यू के माध्यम से आपके अंदर की जो भी वास्तविकता है, आपके अंदर की जितनी भी सच्चाई है, क्योंकि प्रशासन में सबसे ज्यादा जरूरी है सत्यनिष्ठा का होना, इंटीग्रिटी का होना, आपके ऑनेस्टी का होना, और ये सारी चीजें इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी की जानी जाती हैं। तो ये आप सभी इसको आप अभ्यास के तौर पे इसको ले सकते हैं। इंटरव्यू प्री और मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले दिन से ही प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे केवल प्री की ही तैयारी करते रहते हैं। आपको पहले दिन से अपनी पर्सनालिटी में काम करना पड़ेगा, आपको पहले दिन से ही अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में काम करना पड़ेगा, और आपको पहले दिन से ही प्रारंभिक परीक्षा को लेकर काम करना पड़ेगा। आप इंटरव्यू को सबसे पहले प्राथमिकता लेकर अपनी तैयारी करें, ताकि आप अंतिम तौर पर कभी विफल ना हो जाएं। तो ये तीनों पक्षों को यदि आप समन्वय बनाएं, तीनों पक्षों को साथ में लेकर के चलें, तो निश्चित तौर पर आप सफल जरूर होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न यूपीएससी नहीं रहेगा। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या हम एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया एमके यादव सर को। एमके यादव सर यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं। उनकी एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने जोश टॉक्स दिया है जो कुछ ही टाइम में रिलीज होगा। तो हमने एमके यादव सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे पाएं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2023 भी आने वाला है। हमें बहुत ही खुशी है कि सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। अब सर अपने हर कोर्स को जोश की फैमिली के लिए 20% ऑफ पर दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको 15,000 का नहीं बल्कि 12,000 का मिलेगा, और 2024 के लिए फाउंडेशन का कोर्स 1,15,000 में नहीं बल्कि सिर्फ 92,000 में मिलेगा, फाइनेंशियली आपकी ये जर्नी आसान करने के लिए। जोश फैमिली का ये डिस्काउंट पाने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमके यादव सर इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, तो हो सकता है कि हम में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं वो ये स्पेशल डिस्काउंट ना ले पाएं। हम हिंदी मीडियम के बहुत से टीचर्स को संपर्क कर रहे हैं, ताकि जल्द ही हम हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट्स को ऐसा ही कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे पाएं, ताकि हम सब अपना आईएएस बनने का जो सपना है वो पूरा कर पाएं और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले पाएं। अगर आप किसी भी हिंदी मीडियम कोचिंग में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, पर फाइनेंशियली आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इन कोचिंग से बात करेंगे और आपको जल्द ही अपने सपनों की उड़ान में आपको सहयोग करेंगे। जय हिंद।